अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ई स्टेटमेंट, इंसर्कल द करेक्ट वन। कि ये नीचे हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई है और हर स्टेटमेंट के साथ चार चार ऑप्शन है, तो हमने जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सर्कल करना है, उसको टिक करना है। देखें इसमें पहले ये 3-4 लाइन थोड़ी ब्लर आ रही हैं, तो ये एक्चुअली बुक का प्रिंट आउट ही ऐसा है। मैंने बुक से ये पिक्चर ली है, तो जो बुक में जो प्रिंट आउट है वो थोड़ा ब्लर है, लेकिन मैं सारी लाइंस पढ़ूंगा तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो नंबर 1 है, द जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस इज। अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए जो जनरल टर्म होती है वो कौन सी होती है? ये बी वाली होती है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया बी पार्ट। ठीक है, उसके बाद विच टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस 3, 6, 12, 24 इज 84, 384। ठीक है, कि ये हमें एक सीक्वेंस दी गई है, तो इसमें ये जो 384 वैल्यू कौन से नंबर पे आएगी। ठीक है, तो देखें इसमें अगर आप ये नोटिस करें, जो सीक्वेंस बनी इसमें पिछली टर्म को डबल किया जा रहा है अगली टर्म के लिए। 3 को डबल करें 6 हो जाता है, 6 को डबल करें 12 हो जाता है, 12 को डबल करें 24 हो जाता है। इसी तरह जब आप नंबर्स डबल करते जाएंगे तो 8th नंबर पे जाके हमें 384 मिलेगा। ठीक है, तो हम इस ऑप्शन बी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया, ये हो गया। उसके बाद नंबर 3 है, द फिफ्थ टर्म ऑफ सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू 2n+3 इज। तो फिफ्थ टर्म का मतलब ये है कि हम इस n की जगह 5 पुट करेंगे, तो जब n की जगह 5 पुट करें तो 2 इंटू 5 10+3 13 हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, तो उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नंबर 4 है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन 7, 11, 13, 17। उसके बाद मिसिंग टर्म में फिर 25 है। तो ये जो सीक्वेंस है ये प्राइम नंबर्स पे मुश्तमिल है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 19 के बाद अगला जो प्राइम नंबर है वो हमने इस मिसिंग टर्म की जगह लिखना है। तो 19 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा है? 23 है, तो हम इस ऑप्शन डी को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने डी सिलेक्ट कर लिया है। अगरचे ये जो 25 है ये प्राइम नंबर में नहीं आता, ये मुझे टाइपिंग मिस्टेक लगती है, क्योंकि बुक में भी जो ऑप्शन आपके आंसर में सिलेक्ट हुई है वो ये ऑप्शन डी ही है, और इस सीक्वेंस को भी अगर देखा जाए तो ये प्राइम नंबर अगला जो है वो 23 बनता है। बहरहाल ये जो 25 है ये मुझे मिस्टेक लगती है, यहाँ पर अगला जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आना चाहिए था वो फिर 29 आना चाहिए था। ठीक है, तो एनीवेज हमने ये जो ऑप्शन डी है इसको सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नंबर 5 है, इन द अरिथमेटिक सीक्वेंस 7, 10, 13 द 20th टर्म इज। कि ये हमें एक सीक्वेंस दी गई है, तो इसमें 20वें नंबर पे जो टर्म की वैल्यू होगी वो कौन सी होगी? तो देखें ये जो है 3 का इजाफा किया जा रहा है पिछली टर्म में, तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलती है। ठीक है, 7 में 3 ऐड करें तो 10 हो जाता है, 10 में 3 ऐड करें 13 हो जाता है। इसी तरह जब आप 3 ऐड करते जाएंगे तो 20th नंबर पे जो आपको टर्म मिलेगी वो 64, उसकी वैल्यू होगी 64। तो ये मैं ऑप्शन डी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नंबर 6 है, पॉलिनोमियल 3 पावर बाई 2 इज। ये जो 3 पावर बाई 2 ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है ये कौन सी एक्सप्रेशन है? तो इसमें देखें वेरिएबल y की पावर 2 है, तो जब वेरिएबल की पावर 2 हो किसी एक्सप्रेशन में तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होती है, तो हम इस बी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 7 है, द स्क्वायर ऑफ 99 बाय फार्मूला। 99 का स्क्वायर फार्मूला की शक्ल में हम कैसे लिखेंगे? तो देखें ये जो 99 है इसको हम लिख सकते हैं 100 - 1, और अगर उसका स्क्वायर लें हम, ठीक है, तो जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाता है। ठीक है, जो कि होता है a² - 2ab + b²। तो ये जो ऑप्शन ए है ये फिर इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगी, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया, ये हो गया। उसके बाद नंबर 8 है, इफ x + 1/x = 9 देन x2 + 1/x2। इसके लिए नीचे ये जो 4 ऑप्शन आ रही है उसमें कौन सी वैल्यू करेक्ट होगी? तो देखें इसके पीछे कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, इसमें वैसे ये ऑप्शन डी है, मैं सिलेक्ट करता हूँ, लेकिन इसके पीछे जो कैलकुलेशन है वो उसकी मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो देखें जो 79 हमने सिलेक्ट किया उसके पीछे ये कैलकुलेशन इन्वॉल्व है कि हम अगर x + 1/x का स्क्वायर लें और 9 का स्क्वायर लें, तो यहाँ पर जो फार्मूला में अप्लाई करेंगे वो a2 + 2ab + b2 वाला फार्मूला में अप्लाई करेंगे। ये हमने वो वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, और इस 9 का हमने स्क्वायर लिया, ये 81 हो गया। तो अब ये जो x और
वन ओवर एक्स है ये आपस में डिडक्ट हो गया, ये जो 2ab वाला पार्ट था फार्मूले का ये वो वाला पार्ट है, तो उसमें x और वन ओवर एक्स डिडक्ट हो गया, हमारे पास यहाँ पर 2 रह गया। अब ये 2 हम दूसरी तरफ जब लेके गए तो ये 81 में से 2 हमने माइनस किया तो हमारे पास 79 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने ऑप्शन डी को सिलेक्ट किया था। उसके बाद नंबर 9 है द फैक्टराइजेशन ऑफ 4x2 माइनस 12xy प्लस 9y इज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ये ऑप्शन बी है, मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूं। तो देखें ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये एक्चुअली जो अलजेब्रा का फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसमें a की जगह 2x है और b की जगह 3y है। ठीक है, तो इसको हम जब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 3y होल स्क्वायर। तो चूंकि होल स्क्वायर है तो हम 2x माइनस 3y को 2 बार मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये मैंने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया। अब नंबर 10 है सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 100 माइनस 99 पावर 0 इंटू 100 इज। तो इसके लिए जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी वो ये ऑप्शन सी होगी। मैं इसको भी कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन ये इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 11 है इफ 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो इसमें अगर हम जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2। ठीक है, ये ऑप्शन सी हम सिलेक्ट कर लेंगे। के बाद नंबर 12 है मेक x द सब्जेक्ट इन y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1। तो इसमें जब हम x को सब्जेक्ट बनाएंगे यानी x को हम इस इक्वेशन की एक साइड पे रखेंगे और बाकी सारी टर्म जब दूसरी तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, ऑप्शन सी। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 8 है इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारे पास आंसर 4 आएगा। ठीक है, मैं इसको सॉल्व अभी नहीं कर रहा हूं ताकि हमारी वीडियो बहुत लंबी ना बने। उसके बाद नंबर 14 है द लाइन y इज इक्वल टू माइनस 7x पासिस थ्रू। अब ये कौन से वर्टिक्स के से पास करती है? तो देखें हम जानते हैं कि जब भी y इंटरसेप्ट की बात आ रही होती है तो वहां पर x एक्सिस की वैल्यू 0 होती है। तो जब हम x एक्सिस की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये माइनस 7 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इसके मतलब है x और y दोनों की वैल्यू 0 होंगी, तो उसके लिए ऑप्शन जो है सी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 15 है इफ 7x लेस देन माइनस 14। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो ये डी वाला आएगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। हमें ये नंबर सीक्वेंस दी गई हैं तो इसके लिए हमने नेक्स्ट 2 टर्म्स लिखनी है। ठीक है, तो पहले हम इस सीक्वेंस को समझ लेते हैं कि ये किस बेस पे बनी है, तब ही हम इसके लिए ये अगली 2 टर्म लिख सकते हैं। तो देखें इसमें जो पहली 2 टर्म है इनका डिफरेंस अगर हम निकालें तो 2 आता है। ठीक है, 14 माइनस 12 करें तो 2 आ जाता है। अब 14 और 17 का डिफरेंस कितना है? 3 है। और 21 और 17 का डिफरेंस कितना है? 4 है। इसका मतलब है कि पहली 2 टर्म्स का डिफरेंस तो 2 है। उसके बाद 2 में 1 ऐड करें तो 3 हो जाता है। 3 को इस 14 में ऐड करें तो 17 आ जाता है। ठीक है, अब 3 में 1 ऐड करें तो 4 हो जाता है। 4 को 17 में ऐड करें तो 21 हो जाता है। इसका मतलब ये है कि पहली 2 टर्म के दरमियान जो डिफरेंस है वो तो 2 है। उसके बाद अगली जो टर्म आ रही है वो कैसे आ रही है कि पिछले डिफरेंस में हम 1 ऐड करते हैं तो जो हमारे पास टोटल बनता है वो हम उस टर्म में ऐड कर लेते हैं तो हमें अगली टर्म मिल जाती है। जैसे कि यहाँ 2 में 1 ऐड किया 3 हो गया, 3 को 14 में ऐड किया तो 17 मिल गया। इसी तरह 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 को 17 में ऐड करेंगे 21 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका रूल हो गया। तो हम पहले रूल लिख लेते हैं फिर इसकी अगली 2 टर्म फाइंड कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टर्म इज 2। फर्स्ट एंड सेकंड टर्म इज 2 के पहली 2 टर्म के दरमियान जो डिफरेंस है वो तो 2 है। उसके बाद जो अगली टर्म है वो हमारे पास कैसे आ रही है? हम क्या कर रहे हैं कि हम हर डिफरेंस में 1 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा एंड 1 इज added continuously
इन नेक्स्ट डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमने इसके लिए रूल लिख लिया। अब हम इसकी जो अगली दो टर्म है वो लिख सकते हैं। हम लिखेंगे हैंस द नेक्स्ट टू टर्म विल बी, अब नेक्स्ट दो टर्म क्या होंगी कि 17 और 21 का डिफरेंस क्या है, 4 है। 4 में 1 ऐड करें तो 5 हो जाता है, तो 5 को हम 21 में ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म हमें मिलेगी वो 26 मिलेगी। अब 21 और 26 का डिफरेंस क्या है, 5 है। 5 में 1 ऐड करें तो 6 हो जाता है, 6 को इस 26 में ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी 32। ठीक है, तो ये इस सीक्वेंस की अगली दो टर्म्स हमारे पास आ गई हैं। ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। हमें ये सीक्वेंस दी गई है तो इसके लिए हमने ये नेक्स्ट टू टर्म्स लिखनी है। तो उसके लिए पहले हम इस सीक्वेंस को समझ लेते हैं कि ये किस तरह बनी है, तभी हम ये दो टर्म्स इसकी लिख सकते हैं। तो देखें, इसमें अगर इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 मिल जाता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 मिल जाता है। इसका मतलब है कि इसमें जो अगली टर्म है वो कैसे हमें मिल रही है कि हम पिछली टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए फिर रूल लिख लेते हैं, एवरी next term is obtained by multiplying previous term by 3। के इस सीक्वेंस में जो नेक्स्ट टर्म है वो कैसे हमें मिल रही है, हम कैसे उसको ऑब्टेन कर रहे हैं कि हम जो है पिछली टर्म में उसको 3 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये हमने इसके लिए रूल लिख दिया। तो अब जो नेक्स्ट दो टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, हम लिखेंगे हैंस द नेक्स्ट टू टर्म्स विल बी, कौन कौन सी होंगी, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट टाइम आएगी 27 होगी, और उससे नेक्स्ट कौन सी आएगी, इस 27 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 81 आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी नेक्स्ट दो टर्म्स आ गई हैं। ये है सॉल्यूशन पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। हमें ये जनरल टर्म दी गई है तो इसके लिए हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखें इसको सोल्यूशन होगा। मैंने लिखा है गिवन दैट, हमें जो जनरल टर्म दी गई है वो मैंने लिख दिया पहले कि an इज इक्वल टू 8 + 2n। ठीक है, तो अब पहली टर्म फाइंड करने के लिए हमें n की जो वैल्यू है वो 1 पुट करना पड़ेगी। तो हम लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा a1। n की जगह हमने 1 पुट कर दिया, 8 + 2 इंटू n की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 + 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 8 + 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी टर्म के लिए हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे। हम लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा a2 इज इक्वल टू 8 + 2 इंटू 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8 + 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 8 + 4 12 हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरी इसकी टर्म आ गई। तीसरी टर्म के लिए हम n की वैल्यू 3 पुट करेंगे। हम लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा a3 इज इक्वल टू 8 + 2 इंटू 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8 + 2 इंटू 3 6 इज इक्वल टू 8 + 6 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये इसकी हमारे पास थर्ड टर्म आ गई। अब फोर्थ टर्म के लिए हम लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा a4 इज इक्वल टू 8 + 2 इंटू n की जगह 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 + 2 इंटू 4 8, ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी फर्स्ट 4 टर्म आ गई हैं। तो हम लिखेंगे हैंस द फर्स्ट 4 टर्म्स आर, कौन कौन सी हो गई, 10 12 14
एंड 16। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। हमें ये जनरल टर्म दी गई है, तो इसके लिए हमने फर्स्ट 4 टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये जो जनरल टर्म है ये 6.3 नहीं है, ये 6 और उसके बाद डॉट है। अलजबरा में जो डॉट है ये मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो ये एक्चुअली 6 इंटू 3n-1 है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, मैंने लिखा है गिवन दैट, हमें जो जनरल टर्म दी गई है वो मैंने पहले लिख दी है, an इज इक्वल टू 6 इंटू 3 पावर n-1। ठीक है, तो हम इसकी जो पहली टर्म फाइंड आउट करेंगे, तो हम ये n की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो हम लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा a1, n की जगह हमने 1 पुट किया, ये हो जाएगा 6 और इनटू, ठीक है, 3, और अब n की जगह भी हम 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1 माइनस 1, 3 पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 6 इंटू किसी भी टर्म की अगर पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, और 6 इंटू 1 6 आ जाएगा। तो ये पहली टर्म आ गई। अब हम दूसरी टर्म के लिए n की वैल्यू 2 पुट करेंगे। हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा a2 इज इक्वल टू 6 इंटू 3, और n की जगह आ जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 की पावर 1 रह जाएगी। इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 6 इंटू 3, और 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये सेकंड इसकी हमारे पास टर्म आ गई। अब थर्ड टर्म के लिए हम n की वैल्यू पुट करेंगे 3, तो ये हो जाएगा a3 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 पावर 3 माइनस 1। यहाँ पर भी हमने n की जगह 3 पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3, और 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 पावर 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 पावर 2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 6 इंटू 9 क्या होगा, 54 हो जाएगा। तो ये इसकी थर्ड टर्म आ गई है। अब फोर्थ टर्म के लिए हम n की वैल्यू पुट करते हैं 4, तो ये हो जाएगा a4 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 पावर, n की जगह हम पुट करेंगे 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 6 इंटू 3, 4 में से 1 माइनस करें तो इस पीछे हमारे पास 3 रह जाएगा, यानी कि 3 पावर 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 6 इंटू 3 पावर 3 कितना हो जाता है, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें आप, तो ये हो जाएगा 3 3 दा 9, 9 3 दा 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 27। ठीक है, तो अब हम 6 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे 27 इंटू 6, तो 6 7 दा 42, हम लिखेंगे 2, और 4 हमारा कैरी में चला जाएगा, 6 2 दा 12, और कैरी वाला 4 हो जाएगा 16। तो ये हमारा आ जाएगा 162। तो ये हमारे पास फोर्थ टर्म आ गई। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास पहली 4 टर्म आ जाती हैं इस जनरल टर्म की। हम लिखेंगे हेंस द फर्स्ट 4 टर्म्स are 6, 18, 54 and 162। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड a15 बाय पोजीशन टू टर्म रूल ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस 1 4 7 10 एंड सो ऑन। ठीक है, देखें हमें ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस दी गई है, एक नंबर सीक्वेंस दी गई है। तो हमने क्या करना है कि हमने इस सीक्वेंस की जो 15th पोजीशन पे जो टर्म आएगी उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसका अब सॉल्यूशन होगा। देखें मैंने सॉल्यूशन लिखा है कि पहले तो मैंने ये सीक्वेंस लिखी जो हमें दी गई है, ये 1 4 7 10। अब हम ये देखते हैं कि ये सीक्वेंस बनी किस तरह है। जब हम इस सीक्वेंस को समझ जाएंगे कि किस रूल पे ये बनी है, तो फिर हम इसकी जो 15th टर्म है या 15th पोजीशन पे जो टर्म आएगी उसकी हम वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखें आपको समझाने के लिए मैंने ये एक टेबल बनाया हुआ है। इसमें जो पहली पोजीशन पे जो टर्म आ रही है वो 1 आ रही है। ठीक है, तो 1 कैसे आ रही है, तो इसकी पहली पोजीशन 1 है।
अगर 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, ठीक है, मैंने लिखा है पोजीशन मल्टीप्लाई बाय 3 और टर्म, तो पोजीशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 में से 2 माइनस करें तो हमें 1 मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पहली टर्म आ गई। अब दूसरी टर्म क्या है, पोजीशन, जो दूसरी पोजीशन ये बनती है, ठीक है, यहाँ पर टर्म हमारे पास 4 है, तो हम इस दूसरी पोजीशन को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 6 आ जाता है। अब इस 6 में से 2 माइनस करें तो हमें 4 मिल जाता है, यानी कि हमें दूसरी वाली टर्म मिल गई। अब जो तीसरी पोजीशन पे हमारे पास टर्म है वो 7 है। तो देखें पोजीशन 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 हो जाएगा, 9 में से 2 माइनस करें तो 7 आ जाता है, ठीक है। इसी तरह पोजीशन 4 है हमारे पास, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करें 12 आ जाएगा, 12 में से 2 माइनस करें 10 आ जाएगा। ये हमारे पास जो फोर्थ टर्म है ये आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया इस सीक्वेंस में जो टर्म्स आ रही हैं वो कैसे आ रही हैं कि जिस टर्म की जो पोजीशन बनती है उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारे पास टोटल आता है उसमें से 2 माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास उस पोजीशन पे उस टर्म की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो इसके लिए रूल मैंने लिख दिया, रूल मल्टीप्लाई द पोजीशन बाय 3 देन सब्ट्रैक्ट 2, ठीक है, कि आपने पहले जिस पोजीशन की टर्म फाइंड आउट करनी है उस पोजीशन को 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसमें से 2 माइनस कर दें, ठीक है। तो अब हमने 15th पोजीशन वाली टर्म फाइंड आउट करनी है, तो हम लिखेंगे A15 इज इक्वल टू, तो अब देखें इस टर्म की पोजीशन कौन सी बनती है, 15 बनती है, तो हम 15 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3 से, और इसमें से माइनस कर देंगे 2 को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 3 हो जाएगा 45। हमेशा जब भी माइनस और मल्टीप्लिकेशन के साइन इकट्ठे आ रहे होते हैं तो जो प्रायोरिटी होती है वो जो है मल्टीप्लिकेशन साइन की होती है, पहले उसको सॉल्व करना होता है, उसके बाद माइनस का साइन सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो इसलिए पहले हमने इसको सॉल्व किया जो हमारा बॉड मास रूल है उसके तहत, और उसके बाद हम अब ये -2 इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 45 में से -2 जब हम माइनस करेंगे तो आपके पास पीछे रह जाएगा 3, 43 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो 15th पोजीशन पे हमारे पास टर्म आएगी वो क्या आएगी, 43 आएगी, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया A15 इज इक्वल टू 43। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, शाहिद अर्न ₹240 इन द फर्स्ट डे, ₹340 इन द सेकेंड डे एंड ₹440 ऑन द थर्ड डे। कि शाहिद ने पहले दिन 240 रुपये कमाए, दूसरे दिन 340 और तीसरे दिन 440 रुपये कमाए, ठीक है। तो अब अगर शाहिद के जो अर्निंग का यही सीक्वेंस रहता है तो हमें क्या करना है, हाउ मच डिड ही अर्न इन द 9th डे, तो वो 9वें दिन कितने पैसे कमाएगा, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो देखें इसको सोल्यूशन है, मैंने लिखा है द सीक्वेंस ऑफ अर्निंग, जो शाहिद की अर्निंग का सीक्वेंस है वो किस तरह है कि पहले दिन 240 कमाया उसने, फिर दूसरे दिन 340 और तीसरे दिन 440 एंड सो ऑन, इस तरह वो हर दिन कमाता रहा, ठीक है। तो ये देखें ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बन रहा है हमारे पास, ठीक है। तो मैंने लिखा है इट इज़ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, सो वी यूज़ द फार्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। कि ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है सॉल्व करने के लिए वो ये वाला यूज़ होता है। अब इसमें ये जो टर्म्स हैं इनकी हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। देखें जो A होता है, A जो पहली वाली जो टर्म होती है वो A की वैल्यू होती है, तो A इज़ इक्वल टू आ जाएगा 240, ठीक है। और ये जो N है, N जो हमने फाइंड आउट करनी है जो वैल्यू, तो ये 9th डे पे हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि n की जो वैल्यू होगी वो 9th होगी, ठीक है। ये इस सीक्वेंस में जो 9th नंबर पे जो टर्म आएगी वो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जो n की वैल्यू होगी वो 9th हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद इसमें d है, तो ये जो d होता है ये डिफरेंस बिटवीन टर्म होता है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन 2 टर्म होता है। तो देखें इसमें अगर एक टर्म हमारे पास 340 है तो दूसरी टर्म -240 है, तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास d आ जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 340 में से 240 माइनस करें तो इसका डिफरेंस हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यूज़, ठीक है। तो ये हो जाएगा n की जगह आ जाएगा A9, क्योंकि हम 9th टर्म फाइंड आउट करने लगे हैं, ठीक है।
इज इक्वल टू, अब a की जगह आ जाएगा 240 प्लस इंटू n की जगह आ जाएगा 9 माइनस 1 और d की जगह क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंटू 100 हो गया, तो ये हो जाएगा 240 प्लस 9 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास पीछे क्या बचेगा 8 इंटू 100। इसको हम लिख सकते हैं 240 प्लस ये 800 से मल्टीप्लाई होगा तो 800 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 240 जब 800 में ऐड होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 1040। ठीक है, तो ये 1040 जो है हमारे पास अर्निंग आ गई है, शायद के 9th डे की अर्निंग है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे A9। ठीक है, तो हम लिख लेंगे हैंस शाहिद अर्नड रुपीज 1040 ऑन 9th डे, कि शाहिद ने जो 9वें दिन कितने पैसे कमाए 1040 रुपीज़। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। नीचे हमें कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दी जाएंगी तो हमने उनको फैक्टराइज करना होगा। अब पार्ट ए है, हमें ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो देखें, इसके लिए हम देखते हैं कि ये जो हमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दी गई है इसमें जो टर्म्स आ रही हैं उसमें कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। तो पहले अगर आप कोफिशिएंट देखें तो कोफिशिएंट यहाँ पर 3, 6 और 9 आ रहे हैं, तो हमने ऐसा डिजिट देखना है जो कि इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। तो 3 जो है इन तीनों को डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब है कि 3 जो है वो कॉमन फैक्टर होगा कोफिशिएंट्स में। ठीक है, तो एक तो हमारा कॉमन फैक्टर आ गया 3। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल्स में देखें तो x जो है तीनों टर्म में कॉमन आ रहा है, तो हम x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 3x कॉमन फैक्टर आ गया। अब हम इसको जब कॉमन लेंगे 3xy में से 3x कॉमन जाएगा तो पीछे y रह जाएगा, प्लस अब ये 3 इस 6 पे डिवाइड होगा 2 टाइम, और x2 में से x कॉमन लेंगे तो पीछे x रह जाएगा और साथ में y2 आ जाएगा, प्लस ये 3 इस 9 पे डिवाइड होगा 3 टाइम, और x को कॉमन लेंगे पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा z रह जाएगा। तो ये जो है, तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया, ये अब इससे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। ये है सॉल्यूशन पार्ट ए का। अच्छा जी, अब पार्ट बी है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है फैक्टराइज करने के लिए। तो देखें, इस एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिखता हूँ। ये y4 को मैं लिख सकता हूँ y² होल पावर 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका अगर हम स्क्वायर लेके वापस मुझे y4 ही मिलेगा। ठीक है, इसी तरह माइनस ये 12y2 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू y2 इंटू 6 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे वापस आपको यही 12y2 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया, और प्लस 36 को मैं लिख सकता हूँ 6 होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसका अगर आप स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको 36 ही मिलेगा। तो मैंने ये जो एक्सप्रेशन लिखी है एक्चुअली में यही एक्सप्रेशन है, इसको मैंने थोड़ा रीअरेंज करके लिख दिया है। इसको रीअरेंज करके क्यों लिखा है, देखें, हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये जो इस फॉर्मूले की ये वाली साइड है, ये वाली साइड बनती है। इसमें अगर हम इस y स्क्वायर को a के इक्वल रखें, ठीक है, और इस 6 को b के इक्वल रखें, तो हमारे पास ये a स्क्वायर की जगह आ गया y2 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 2ab की जगह हमारे पास आ गया -2 इंटू ए की जगह हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर, और बी की जगह हमारे पास आ जाएगा 6, और प्लस बी स्क्वायर की जगह हमारे पास आ गया 6 का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब है कि इस फॉर्मूले की ये वाली साइड हमारे पास आ जाती है, तो अब हम ये वाली साइड इसकी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसको, अब a माइनस बी है तो यहाँ पर a की जगह हमारे पास क्या है वाई स्क्वायर है माइनस, और b की जगह हमारे पास क्या है 6 है, तो ये वाई स्क्वायर माइनस बी, और इसका हम ले लेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन पार्ट बी का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन 6 का पार्ट सी है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो देखें, ये जो x8 माइनस y8 आ रहा है, इसको हम अगर रीअरेंज करके लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं x पावर 4
होल पावर 2, ठीक है, माइनस y पावर 4 और इसकी हम पावर ले लेते हैं 2, ठीक है। तो देखें ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखी है ये एक्चुअली वही यही वाली एक्सप्रेशन है, इसको सिर्फ मैंने रीअरेंज किया है क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये x पावर 8 ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। इसी तरह इस टर्म को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, यानी कि y की पावर 8 हमारे पास वापस आ जाएगा। तो ये एक्चुअली में यही एक्सप्रेशन है, सिर्फ इसको मैंने रीअरेंज करके लिखा हुआ है। रीअरेंज करके किस लिए लिखा हुआ है कि देखें हमने अलजबरा में ये फार्मूला एक पढ़ा था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो इसमें अगर इस x4 को आप a के इक्वल रखें और y4 को अगर आप b के इक्वल रखें तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि इस फार्मूले की ये वाली साइड आ जाती है, तो हम ये वाली साइड अब इस फार्मूले की लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखें इस फार्मूले को ध्यान में रखते हुए अगर हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास पहले क्या आ रहा है, a प्लस बी आ रहा है, तो a की जगह हमारे पास क्या है, x4 है, प्लस b की जगह हमारे पास क्या है, y4 है, ठीक है। ये हमारे पास a प्लस बी वाला पार्ट आ गया। अब a माइनस बी हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे इनटू, अब a की जगह हमारे पास क्या है, x4 है, माइनस बी की जगह हमारे पास क्या है, y4 है, ठीक है, ये हो गया। अब हम ये जो एक्सप्रेशन आई है इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं। ये तो हम एज इट इज लिख देंगे x4 प्लस y4, ठीक है, और ये जो पार्ट है इसको हम रीअरेंज करते हैं, हम सेम स्टेप रिपीट करते हैं जो हमने यहाँ पर किया था, यानी कि x4 को हम लिख सकते हैं x2 पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस और y4 को हम लिख सकते हैं y2 पावर 2 हम लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये हमने सेम स्टेप रिपीट कर लिया जो हमने यहाँ पर किया था। अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आई है इसमें देखें ये वाला जो पार्ट है इस पे हम ये वाला फार्मूला दोबारा अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हम x2 को a के इक्वल रखें और y2 को b के इक्वल रखें तो हमारे पास a2 माइनस b2 ये वाली साइड आ जाती है और ये वाली साइड हम लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज आ जाएगा x4 प्लस y4, ठीक है, और ये हो जाएगा इनटू, अब यहाँ पर पहला पार्ट आ रहा है a प्लस बी, तो यहाँ पर हमारे पास a की जगह क्या है, x2 है, प्लस b की जगह क्या है, y2 है। तो ये तो हमने ये a प्लस बी वाला पार्ट लिख दिया। अब a माइनस बी वाला पार्ट लिखेंगे तो हम लिखेंगे x2, a की जगह हमारे पास x2 है, माइनस b की जगह हमारे पास क्या है, y2 है, ठीक है, ये हो गया। तो हमने सेम स्टेप यहाँ पर रिपीट कर लिया इस फार्मूले को अप्लाई करके, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आई है इसको हम लिख सकते हैं, देखें ये तो एज इट इज x4 प्लस y4 इंटू ये आ जाएगा x2 प्लस y2, ये तो हमने एज इट इज लिख दिया। और ये जो पार्ट है इसको हम लिख सकते हैं कि x होल स्क्वायर माइनस y होल स्क्वायर, ठीक है। हमने सेम स्टेप अगेन रिपीट कर लिए जो हमने यहाँ पर किया था उसके बाद यहाँ पर किया था। अब देखें ये टर्म अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें यही मिलेगा, अगर x का हम स्क्वायर लेंगे तो x2 मिलेगा, y का स्क्वायर मिलेंगे तो y2 मिलेगा। तो एक्चुअली यही चीज़ हमने थोड़ी रीअरेंज करके लिख दी है। अब ये जो हमारे पास पार्ट बना है इस पे हम ये वाला फार्मूला दोबारा अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हम x को a के इक्वल रखें और y को b के इक्वल रखें तो हमारे पास फार्मूले की ये वाली साइड आ जाती है और ये वाली साइड हम लिख लेंगे। तो हम सेम स्टेप जो हमने यहाँ पर किया था वही हम रिपीट कर लेंगे। ये हो जाएगा, ये तो एज इट इज आ जाएगा x4 प्लस y4 इंटू ये आ जाएगा x2 प्लस y2 इंटू, अब देखें हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है तो उसमें पहला जो पार्ट आ रहा है a प्लस बी आ रहा है, तो a प्लस बी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने x को a के इक्वल रखा, y को b के इक्वल रखा। दूसरा पार्ट इसमें क्या आ रहा है, a माइनस बी आ रहा है, तो a की जगह हमारे पास x है, माइनस b की जगह हमारे पास y है, ठीक है। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया, ये इससे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। ये है सॉल्यूशन पार्ट 6 का। अच्छा जी, अब पार्ट डी है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो देखें ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ना तो कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, ना इस पर कोई हम अलजेब्रा का फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से, ठीक है। उस मेथड में क्या होता है
कि हमें जो एक्सप्रेशन दी जाती है उसके दरमियान में जो टर्म आती है, जो मिडिल में टर्म आती है, उसको हम ब्रेक करते हैं दो पार्ट्स में, ठीक है। और उसके बाद हम इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इस मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड में जो पहला स्टेप होता है, उसमें जो हमें एक्सप्रेशन दी जाती है उसके जो पहली टर्म होती है उसका कोफिशिएंट, और जो आखिरी टर्म होती है वहाँ पे चाहे कोफिशिएंट हो या कांस्टेंट हो, उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें ये जो हमारे पास पहली टर्म है इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, 1 है। जब भी वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट क्या है, -63 है। तो हम +1 और -63 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है -63। ये पहला स्टेप हम करते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड में, ठीक है। तो अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको कि हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें ये -63 मिले, और जिनको हम आपस में प्लस या माइनस करें तो हमें ये +2 मिले, ठीक है। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए, ठीक है। तो देखें ये जो पॉसिबल पेयर्स हैं जिनको अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करें और हमें 63 मिले, वो मैंने लिख दी है कि 1 को 63 से मल्टीप्लाई करें तो 63 मिलता है। इसी तरह 3 को 21 से मल्टीप्लाई करें तब भी हमें 63 मिलता है। इसी तरह 7 को 9 से मल्टीप्लाई करें तब भी हमें 63 मिलता है। तो अब हमने कौन सा पेयर सिलेक्ट करना है, ये वाला पेयर सिलेक्ट करना है। इस पेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। 7 × 9 इस पेयर को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन हम इस 7 के साथ माइनस साइन डाल देंगे, क्योंकि अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे -7 × 9 क्या हो जाएगा, -63 हो जाएगा। यानी कि हमारी ये वाली पहली कंडीशन पूरी हो जाती है कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमें ये वाला नंबर मिला, ठीक है। और दूसरा, अगर हम 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, +2 मिलेगा। तो हमारी ये वाली कंडीशन भी पूरी हो जाती है कि इनको जब हमने आपस में माइनस किया तो हमें +2 मिल गया, ठीक है। हमें दोनों नंबर मिल जाते हैं। ये जो हमारा पेयर है -7 और 9 का, ये हमारी दोनों कंडीशन पूरी करता है। तो अब हम ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लिख सकते हैं x2 माइनस, यह आ जाएगा 7x इस 2x को अब लिखने लगे हम, ठीक है, और +9x, ठीक है। तो देखें अगर इसको हम सॉल्व करें वापस हमें +2x ही मिलता है। 9x में से 7x माइनस करेंगे +2x ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने इस मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, ठीक है। और साथ में आ जाएगा -63। तो अब देखें कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनी है इसमें इसके जो पहली दो टर्म है इसमें कॉमन फैक्टर आ रहा है x, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो जब इसको हम कॉमन लेंगे तो x2 में से x कॉमन जाएगा तो पीछे x रह जाएगा, -7x में से x कॉमन जाएगा तो 7 रह जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये दो टर्म आ गई हैं, तो इनमें हम देखें कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है। तो अगर इसके यहाँ पर कोफिशिएंट चेक करें, 9 है, यहाँ पर 63 है, तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। तो 9 जो है इन दोनों को डिवाइड करता है, तो यानी कि 9 जो है इनका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अब 9 को हमने कॉमन फैक्टर लिया तो 9 पे डिवाइड होगा 1 टाइम, तो यहाँ पर 1x आ जाएगा। तो 1 हम नहीं लिखते होते कोफिशिएंट, सिर्फ हम x लिख लेंगे। -9 63 पे डिवाइड होगा 7 टाइम, ठीक है, ये आ गया। तो अब देखें हमारे पास इस एक्सप्रेशन में ये दो टर्म्स बन गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टर्म और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरी टर्म, और इनमें कॉमन फैक्टर अब कौन सा आ रहा है, x-7 कॉमन आ रहा है। तो हम x-7 को कॉमन ले लेंगे, पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, ये x रह जाएगा और प्लस ये 9 रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया है, कौन से मेथड से, बाय यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से, ठीक है। ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट डी का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखें इसमें पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि ये जो ब्रैकेट है इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे 6x3 + x2 - 26 -9 आ जाएगा। ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और यह आ जाएगा 3x2, और ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 5x3, ठीक है, ये हो गया। अब हम दूसरे स्टेप में ये करते हैं कि जो लाइक टर्म हैं, यानी कि जिन टर्म के वेरिएबल और उनकी पावर सेम है, उनको हम इकट्ठा एक जगह लिख लेते हैं। तो पहले हम लिखते हैं ये 6x3, और इसके साथ हम ये वाली टर्म लिख लेते हैं +5x3, ठीक है। हमने
ये वाली टर्म लिख ली है, मैं टिक कर लेता हूँ ताकि हमसे कोई टर्म मिस ना हो। आप ही पेंसिल से इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये वाली टर्म आएगी x2, तो मैंने ये वाली टर्म लिख दी और इसके साथ ये वाली टर्म आ जाएगी -3x2, क्योंकि ये इसकी लाइक टर्म बनती है, क्योंकि इसमें वेरिएबल और वेरिएबल की पावर सेम है। ठीक हो गया। उसके बाद अच्छा मैं इसको टिक कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा -26 और ये आ जाएगा -9। तो हमने इस टर्म को भी लिख दिया, इस टर्म को भी लिख दिया। इसका मतलब है कि हमने सारी टर्म्स को लिख दिया है। तो अब हम देखें 6x3 + 5x3, ये हो जाएगा 11x3, ठीक है। और यहाँ पर -3x2 में से x2 को माइनस करेंगे तो आपके पास पीछे क्या रह जाएगा, -2x2 रह जाएगा, ठीक है। ये हम 3 में से 1 को माइनस करेंगे, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो हमारे पास 2 आएगा और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि 3 के साथ, तो माइनस साइन हम इधर डाल देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x2 और ये हो जाएगा -26 -9, तो ये हो जाएगा -35, ठीक है। हमने 26 और 9 को ऐड किया और माइनस माइनस जब हो तो हमारे पास साइन माइनस ही आता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई, ये इससे मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए का। अच्छा जी, अब पार्ट बी है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है y2 - 5 × -y2 + 5, इसको सॉल्व करना है। तो देखें बेसिकली ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसमें हम पहले इस y2 को मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे पार्ट के साथ, ये जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, ठीक है। फिर -5 को इस पूरे पार्ट के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा y2 × -y2 + 5 और ये वाला माइनस आएगा और अब ये 5 × -y2 + 5, ठीक है। तो ये अब y2 -y2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -y4 हो जाएगा और y2 + 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 5y2 हो जाएगा और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 5y2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 5y2 हो जाएगा और ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25 मिलेगा, ठीक है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं -y4, ठीक है। और ये 5y2 + 5y2, ये हो जाएगा 10y2 और ये आ जाएगा -25। तो ये है सॉल्यूशन पार्ट बी का। अच्छा जी, अब पार्ट सी है। हमें इस एक्सप्रेशन पे इस दूसरी वाली एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखिए हम पहली वाली एक्सप्रेशन लिखेंगे, हम लिखेंगे x3 + x - 2 और इस पे अब डिवाइड करेंगे हम ये दूसरी वाली एक्सप्रेशन x - 1, ठीक है। तो देखें अब हमें इस एक्सप्रेशन को ऐसे फैक्टर से डिवाइड करना है कि यहाँ पर जो फैक्टर आएगा उसको इस x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें x3 मिले। क्यों मिले वो मैं बाद में बताता हूँ। तो देखें अगर हम इसको x2 से डिवाइड करें तो ये x2 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हमारे पास x3 आ जाएगा, ठीक है। और ये x2 इस -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -x2 आएगा। तो -x2 की यहाँ पर कोई टर्म नहीं है, इसको मैं यहाँ पर अलहदा करके लिख लेता हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा -x2, ठीक है। तो देखें अब हमने दूसरे स्टेप में क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम नीचे वाली टर्म की जो साइन है वो चेंज करते होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन है। जब भी टर्म के साथ कोई साइन नहीं लिखा हुआ था इसका मतलब है वहाँ पे प्लस का साइन है, तो ये माइनस का साइन हो जाएगा और ये माइनस का साइन चेंज होकर प्लस का साइन हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखें ये x3 के साथ डिडक्ट हो जाएगा। तो ये वजह थी हमने यहाँ पर ऐसे फैक्टर के साथ इसको डिवाइड किया ताकि हमें यहाँ पर x3 मिले और हम उस x3 को डिडक्ट करवा सकें। जो भी हमारे पास पहली टर्म आती है डिवीजन में तो उसको हमने डिडक्ट करवाना होता है, उसको हमने एलिमिनेट करवाना होता है, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास पीछे ये टर्म रह गई है तो पहले मैं ये x2 वाली टर्म लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये +x ले आता हूँ नीचे, ये वाली टर्म, ठीक है। तो अब देखें अगेन हम सेम प्रोसेस करेंगे। हम ऐसे फैक्टर से इसको डिवाइड करते हैं कि हमें यहाँ पर x2 मिल जाए ताकि हम उसको एलिमिनेट कर सकें। तो हम अगर +x से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x × x क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा और ये x -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -x, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर प्लस का साइन है माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन है प्लस हो जाएगा
तो ये अब x2 के साथ डिडक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास x प्लस एक्स ये आ जाएगा 2x। अब हम ये जो -2 है इसको नीचे लेके आएंगे, ठीक है, ये हो गया। तो अब अगेन हम इसको ऐसे फैक्टर से डिवाइड करेंगे कि जब हम उस फैक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास यहाँ पर 2x आए, ताकि हम उसको एलिमिनेट कर सकें। तो अगर हम 2 से इसको डिवाइड करें तो देखें 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम सब्ट्रैक्ट अगर करें तो यहाँ पर प्लस का साइन है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस का साइन है, ये प्लस हो जाएगा। तो ये +2x -2x डिडक्ट हो जाएंगे, -2 +2 डिडक्ट हो जाएंगे, हमारे पास रिमाइंडर 0 बच गया। इसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन ने इस एक्सप्रेशन को कंप्लीट डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन है, ये हमारा आंसर है। तो अगर आप आंसर नीचे दोबारा लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, और अगर आप एज इट इज़ छोड़ दें तब भी ठीक है। ये आ जाएगा x2 + x + 2, ठीक है। तो ये है सोल्यूशन पार्ट सी का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 है सिंप्लीफाई। नीचे हमें कुछ एक्सप्रेशन दी जाएंगी, उनको हमने सिंप्लीफाई करना है, और ये एक्सप्रेशन जो हम सिंप्लीफाई करेंगे इसमें हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को अप्लाई करेंगे, ठीक है। हम पूरी एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं 2.16 जिसमें हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो अब ये ए पार्ट है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब ये देखें, ये मतलब होल पावर 4 है, इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं 2 पावर 4, इसी तरह m पावर 4 और n की पावर 4 लिख सकते हैं। हमने हर टर्म की अलहदा अलहदा पावर ले ली है 4, ठीक है। तो अब इस 2⁴ का क्या मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह m होल पावर 4 को हम लिख सकते हैं m की पावर 4, ठीक है। और इसी तरह n होल पावर 4 को हम लिख सकते हैं n की पावर 4। अब ये 2 जो है हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, तो ये हो जाएगा 16 m पावर 4 ओवर n पावर 4। तो ये इसका सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए का, ठीक है। अच्छा जी, अब पार्ट बी है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है x3y2 होल पावर 4। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, और हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करने हैं, ठीक है। तो देखें, इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं। अब ये देखें, जो पावर 4 आ रही है वो होल पावर इन दोनों टर्म की एज अ होल आ रही है, तो हम लिख सकते हैं x पावर 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। इसी तरह हम लिख सकते हैं y2 की पावर 4 लिख सकते हैं। हमने दोनों टर्म की जो पावर 4 अलहदा अलहदा ले ली, ठीक है। अब ये सेम यही चीज़ है, इसको हमने सिर्फ अलहदा अलहदा कर दिया, ठीक है। तो अब जो है हमने एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था, लॉ ऑफ पावर, कि अगर किसी नंबर का के पावर की पावर आ रही हो तो वो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे यहाँ पर x की पावर m है और उसकी पावर n है, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी कि ये x की पावर m n हो जाएगी, ठीक है। तो यही लॉ अब हम यहाँ पर अगर अप्लाई करें तो अब देखें, ये x की पावर 3 की पावर 4 आ रही है, तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। हम लिखेंगे x 3 इंटू 4, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसी तरह फिर ये आ जाएगा y पावर 2 इंटू 4, इसकी भी हमने पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा x पावर 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा y2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दिया। ये है सॉल्यूशन पार्ट बी का। अच्छा जी, अब पार्ट सी है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो देखें, सबसे पहले ये 2 इस 12 पे डिवाइड हो सकता है, ये इसको 2 1 द 2 और 2 6 द 12 हो जाता है। तो हमारे पास आ जाएगा 6x2 y 6z 9 डिवाइडेड बाय x y 4 z 4, ठीक है। अब हम इसमें जो सेम बेस पे सेम बेस को डिवाइड करते हैं, यानी कि x वेरिएबल पे हम x को डिवाइड करेंगे, y वेरिएबल पे हम y को डिवाइड करेंगे, और z वेरिएबल पे हम z को डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 6 इंटू, अब x2 पे x डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x2, और ये x जब डिवाइड होगा तो
इसकी जो पावर है ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर x की पावर क्या है, 1 है। जब भी किसी वेरिएबल की पावर लिखी हुई नहीं होती तो हम जानते हैं कि उसकी पावर 1 होती है। तो ये 1 जो इसकी पावर है ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 - 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब ये हम लिखेंगे y6, ठीक है। अब इस पे y4 को डिवाइड करेंगे तो इसकी पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये 4 जो है माइनस हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 6 - 4। इसी तरह z9 है, ठीक है। अब इस पे z4 को डिवाइड करेंगे तो जो इसकी पावर 4 है ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 9 - 4, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। और x की पावर 2 - 1, x की पावर 1 आ जाती है, तो वेरिएबल की पावर जब 1 हो तो हम नहीं लिखते होते हैं, यानी कि ये x आ जाएगा। उसके बाद y है, तो y 6 - 4 क्या हो जाएगा, 2 रह जाएगा, यानी कि y की पावर 2 आ जाएगी। और उसके बाद z है, तो ये 9 - 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, z की पावर 5 रह जाएगी, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन पार्ट सी का। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट ईच इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ऑल्सो फाइंड स्लोप इन y इंटरसेप्ट। हमें नीचे कुछ इक्वेशन दी जाएंगी, जैसे कि ये पार्ट ए में पहली इक्वेशन दी गई है। इसको पहले तो हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है, उसके बाद हमने इसके लिए स्लोप फाइंड आउट करना है, और फिर हमने इसके लिए y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, ठीक है। ये 3 काम हमने करने हैं। तो देखिए पहले हम इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि इस इक्वेशन में ये जो y वेरिएबल है, ये जो y जो कि y एक्सिस को एक्चुअली शो कर रहा है, इसको हम इक्वेशन की एक साइड पे रखेंगे और बाकी सारी टर्म हम दूसरी तरफ मूव कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले ये देखें, जो -7 आ रहा है इसको हमने सॉल्व करना है, तो इसको हम इस इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो हम लिखेंगे 3y इज इक्वल टू, इस -7 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये 3x के साथ प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो 3 आ रहा है y के साथ, इसको सॉल्व करना है, तो हमें 3y को डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। तो हम ये जो दूसरी साइड है इसको भी 3 से डिवाइड कर लेंगे, तो हम लिखेंगे 3y डिवाइडेड बाय 3, और ये हो जाएगा 1/3 इंटू 3x + 7। हमने दोनों साइड्स को 3 से डिवाइड कर दिया। अब ये 3 इस 3 को डिडक्ट कर देगा, हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा 1/3 इंटू 3x, ठीक है, प्लस 1/3 इंटू 7, ठीक है। ये 1/3 को हमने दोनों टर्म के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई कर लिया, तो अब ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये 3 इस 3 से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, x प्लस यहाँ पर आ जाएगा 7/3, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म आई है, ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। ये पहली चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली है। अब दूसरा हमने फाइंड करना है स्लोप, और फिर हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो इसका जो स्लोप होगा, तो देखें ये क्वेश्चन पहले भी जब हम सॉल्व कर रहे थे उस टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि देखें जब हमारे पास इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आ जाती है, तो ये x वेरिएबल जो होता है इसके साथ जो कोफिशिएंट होता है वो स्लोप कहलाता है। तो यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट क्या है, 1 है, क्योंकि जब 1 कोफिशिएंट हो तो वो वेरिएबल के साथ लिखा हुआ नहीं जाता। तो अब यहाँ पर इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और अब हम y इंटरसेप्ट लिखेंगे इसके लिए, तो मैं लिखता हूँ y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट में हम x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यू असल में लिखते होते हैं। तो देखें y इंटरसेप्ट में x एक्सिस की वैल्यू हमेशा 0 होती है, आपने बस ये याद रखना है, ठीक है। और जो y एक्सिस की वैल्यू होगी, ये जो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, इसमें यहाँ पर जो वैल्यू आ रही होती है ये y एक्सिस की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, +7/3 है, तो आप +7/3 लिखें या जस्ट 7/3 लिखें, दोनों ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता फिर हमें इसके साथ माइनस का साइन लाजमी डालना पड़ता। तो ये हमने इस इक्वेशन के लिए पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखी, फिर उसके लिए स्लोप फाइंड किया, फिर उसके लिए y इंटरसेप्ट लिखा। तो ये है सोल्यूशन पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट बी है। हमने इस इक्वेशन के लिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पहले लिखनी है, फिर इसके लिए स्लोप फाइंड करना है, फिर हमने इसके लिए y इंटरसेप्ट लिखना है, ठीक है।
तो जैसे कि मैं इस पार्ट में ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास y वेरिएबल है, ये जो y एक्सिस है, इसको हम इक्वेशन की एक साइड पे रखेंगे और बाकी सारी टर्म्स हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे मूव कर लेंगे। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले ये जो +7 आ रहा है इसको हम मूव करेंगे दूसरी तरफ। हम लिखेंगे 4y इज इक्वल टू, ये 7 यहाँ प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये 2x के साथ माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो 4 आ रहा है y के साथ, इसको हमने सॉल्व करना है, तो हम 4y को डिवाइड करेंगे 4 से, तो फिर हम ये दूसरी साइड भी 4 से डिवाइड करेंगे। तो हम लिखेंगे 4y डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2x माइनस 7। हमने दूसरी तरफ भी 1/4 से दोनों टर्म्स को डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब ये 4 इस 4 को डिडक्ट कर लेगा, यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा y और ये हो जाएगा 1/4 इंटू 2x माइनस 1/4 इंटू 7। हमने 1/4 को दोनों टर्म्स के साथ अलहदा अलहदा मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये 2 इस 4 पे डिवाइड होगा कितनी टाइम, 2 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, 1/2 इंटू एक्स आ जाएगा, माइनस यहाँ पर ये 1 इंटू 7 7 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म आई है ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है। इसमें देखें y एक्सिस को हमने एक तरफ रखा, बाकी सारी टर्म्स हमने दूसरी तरफ मूव कर ली। ठीक है, अब इसके लिए हम स्लोप फाइंड करेंगे, तो मैं लिखूंगा स्लोप। जब हमारे पास इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आ जाती है तो उसमें जो x वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो स्लोप की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर फिर क्या वैल्यू होगी स्लोप की, 1/2 होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ गई। अब हम y इंटरसेप्ट इसके लिए लिखेंगे। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ y इंटरसेप्ट, तो ये बेसिकली हम x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यूज़ लिखते होते हैं। तो x एक्सिस की वैल्यू हमेशा y इंटरसेप्ट में 0 होती है, ये आपको मैंने पहले भी बताया है। ठीक है, और y एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, ये जो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, इसमें यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही होती है ये y एक्सिस की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर क्या है, -7/4 है, तो हम ये लिख लेंगे -7/4। तो ये हमारे पास x एक्सिस की वैल्यू हो गई, ये y एक्सिस की वैल्यू हो गई और ये आ गई y इंटरसेप्ट की वैल्यू। ठीक है, तो ये है सोल्यूशन पार्ट बी का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 10 है, मेक s द सब्जेक्ट इन, ये हमें इक्वेशन दी गई है, इसमें हमने ये जो s वेरिएबल है इसको सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट बनाने का मतलब ये है कि इस s वेरिएबल को हम इक्वेशन की एक साइड पे रखेंगे और बाकी सारी टर्म्स हम दूसरी तरफ मूव कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि ये जो 3t आ रहा है इसको हम मूव करते हैं दूसरी साइड पे। तो ये हम लिखेंगे 5s इज इक्वल टू, ये आएगा 10। ठीक है, अब ये 3t हम मूव करेंगे दूसरी तरफ, तो यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ आके ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3t। ठीक है, अब ये जो 5s है इसको हम दूसरी तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 10 - 3t और डिवाइडेड बाय 5 कर लेंगे। हमने दोनों टर्म्स को 5 से डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। ठीक है, अगर यहाँ तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं तो ठीक है, अगर आप साथ लिख देते हैं कि वेयर S is the required subject। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्यूशन पार्ट 10 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ a is equal to xy then make x the subject, also find value of x if a is equal to 240 and y is equal to 40। कि हमें ये एक इक्वेशन दी गई है, पहले हमने इस इक्वेशन में ये जो x वेरिएबल है इसको सब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद हमने इस x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि हमें a और y की वैल्यूज़ दे दी गई हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन होगा, देखें मैंने इक्वेशन लिखी पहले, अब हमने इस x को सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि इस x वेरिएबल को हम इक्वेशन की एक साइड पे रखेंगे, बाकी सारी टर्म्स हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो देखें, अब सबसे पहले ये जो x के साथ y आ रहा है इसको हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके y जो है वो a पे डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा x। ठीक है, अब इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं, हम x को इस तरफ लिख लेते हैं और ये वाली टर्म हम दूसरी तरफ लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने इस x वेरिएबल को सब्जेक्ट बना दिया। तो पहले हम लिख लेते हैं कि वेयर
x इज द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट। ठीक है, ये तो हमने x को सब्जेक्ट बना दिया। अब हम इस x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम जो ये हमें जो वैल्यूज दी गई हैं हम ये पुट करते हैं। हम लिखेंगे नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड y। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू a की हमारे पास क्या वैल्यू है 240 है, डिवाइडेड बाय y की वैल्यू क्या है हमारे पास 40। तो ये देखें ये 0 के साथ डिडक्ट हो जाएगा और ये 4 इस 24 पे डिवाइड होगा 6 टाइम। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 12 है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये नीचे हमें कुछ इक्वेशन दी जाएंगी तो हमने उनके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखें सबसे पहले ये जो x वेरिएबल आ रहा है जो कि x एक्सिस को शो कर रहा है। ठीक है, हम इसके लिए 3 वैल्यूज पुट करते हैं 0, 1 एंड 2। ठीक है, और उसके अगेंस्ट हम ये जो y वेरिएबल है या y एक्सिस है उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने जब इस इक्वेशन में 0 पुट किया तो मेरे पास y की वैल्यू 0 आ गई क्योंकि 0 इस 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। उसके बाद मैंने x की जगह जब 1 पुट किया तो 7 इंटू 1 7 हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू 7 आ गई। उसके बाद मैंने जब x की जगह 2 पुट किया तो ये 7 इंटू 2 14 आ गया, यानी कि y की वैल्यू 14 आ गई। तो ये मैंने टेबल बना दिया कि x की वैल्यूज़ के अगेंस्ट जो y की वैल्यूज़ आई हैं वो मैंने लिख दी हैं। ठीक है, अब हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसमें देखें जो पहला पेयर है इसमें x भी 0 है y भी 0 है। तो हम जानते हैं कि ये ओरिजिन पे दोनों 0 होते हैं, तो एक ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, इसको हमने मार्क कर दिया। उसके बाद जो दूसरा पेयर है इसमें x 1 है और y 7 है। तो देखें ये हमारे पास x का 1 आ रहा है और ये 7 आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट बन जाएगा ये वाला। ठीक है, ये हम इसको मार्क कर देते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद है x 2 है y 14 है, तो x हमारा ये आ रहा है 2। ठीक है, ये हमारा x 2 है और y हमारा 14 आ रहा है, ये इधर आ रहा है। तो ये तकरीबन हमारा पॉइंट बनता है, हम इसको मार्क कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये 0 0 था, ये आ गया x 1 और y 7 और ये आ गया x2 और y 14। ये हमने 3 पॉइंट मार्क कर दिए। तो अब इनको हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये तीनों पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो इसके लिए हमारे पास जो ग्राफ है वो आ जाएगा। ये हमने इसको ज्वाइन किया, ये हम एरो साइन डाल देंगे। ठीक है, तो ये ग्राफ कौन सी इक्वेशन का है y इज इक्वल टू 7x। ठीक है, इसका हमारे पास ग्राफ आ गया। तो ये है सोल्यूशन पार्ट ए का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट बी है। हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है तो इसके लिए हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखें उसके लिए हम ये करते हैं कि ये जो हमारे पास x वेरिएबल है जो कि x एक्सिस को शो कर रहा है, इसके लिए हम 3 वैल्यूज़ पुट करते हैं 0, 1 एंड 2, ताकि हमारे पास जो y वेरिएबल है जो कि y एक्सिस को शो कर रहा है उसकी वैल्यूज़ आ जाएं। ठीक है, तो जब हम x की पावर 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो ये 2 इंटू एक्स की जगह 0 आएगा प्लस 8, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा प्लस 8। ये हमारे पास y की जो वैल्यू आ जाएगी वो 8 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम x की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे x की जगह तो ये -2 इंटू 1 -2 हो जाएगा, प्लस 8 साथ में आ जाएगा, तो 8 में से 2 को माइनस करेंगे हमारे पास y की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब हम जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये -2 इंटू 2 -4 हो जाएगा और साथ में प्लस 8 आ जाएगा। 8 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये हमने टेबल बना दिया कि x की जो वैल्यूज थी उसके अगेंस्ट हमारे पास जो y की वैल्यूज आ गई वो हमने लिख दी हैं। अब ये हमारे पास टेबल आ गया, तो इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखें इसमें जो पहला पेयर आ रहा है इसमें x एक्सिस 0 है, y एक्सिस 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि दोनों 0 होते हैं। अब x एक्सिस तो 0 ही रहेगा और y एक्सिस जो है वो 8 है, तो हम ऊपर मूव करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा, ये हमारे पास y एक्सिस हो गया। ठीक है, ये x एक्सिस 0 हो गया, y एक्सिस 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा पेयर है, इसमें x एक्सिस की वैल्यू 1 है, y एक्सिस की वैल्यू 6 है। तो ये हमारा x एक्सिस है 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्केल रखेंगे और ये हमारा y 6 हो जाता है। ठीक है, तो ये तकरीबन देखें ये हमारा 1 और ये 6, तो ये वाला पॉइंट बन जाता है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद x2 है, y4 है, तो ये मैं अगर इधर रखता हूँ x2 पे, ठीक है, ये हमारा x2 हो जाएगा।
तो ये हमारा x2 और ये y4, तो तकरीबन ये वाला पॉइंट बन जाता है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। अब मैं इनके साथ वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। ये जो है ये है x0 y8 और ये है x1 y6 और यहाँ पर है x2 y4। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो 3 पॉइंट्स हमने मार्क किए हैं इनको हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड ग्राफ है वो आ जाएगा। ये हमने इसको ज्वाइन किया। ठीक है, ये हम एरो साइन डाल देंगे तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया। कौन सी इक्वेशन का? y इज इक्वल टू -2x + 8। ठीक है, इस इक्वेशन का हमारे पास ग्राफ आ गया। ये है सॉल्यूशन पार्ट बी का।